हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5। पार्ट का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी। देखो, आपको समझना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। इसके हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, इतनी अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो ये चैप्टर जो है समझ लीजिए इसका काम तो हो गया। ठीक है, तो बच्चों प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं क्या? कृषि, ठीक है, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, खेती बाड़ी, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। खेती बाड़ी होकर जो है ना बच्चों, ये जो है कहाँ जाती हैं? ये जाती हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है, माल बनता है ना इनसे, तो वो होता है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, सेकेंडरी। और फिर इनका क्या हो, रिटेलिंग होती है, उपभोक्ताओं तक पहुंचने की जो क्रियाएं होती हैं, प्रचार प्रसार होता है, ठीक है, संचार होता है, तो वो होता है बच्चों तृतीय क्षेत्र में। तो हमको उससे तो कोई लेना देना है नहीं है, हमको केवल इसमें पढ़ना है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, यानी खेती बाड़ी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा बच्चों क्या, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा गेहूं जो है, इसमें से रोपण फसल नहीं है। क्या नहीं है? गेहूं जो है आपका रोपण फसल नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए कि रोपण फसल वह फसल होती है जो एक ही प्रकार की फसल पर ध्यान देती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे चाय की खेती जो है ना, अब चाय की खेती जहाँ पर होती है तो वहाँ केवल ही चाय की खेती होती है। ठीक है, जहाँ पर कॉफ़ी की खेती होती है तो वहाँ केवल कॉफ़ी की ही खेती होती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि चाय के पौधों को काट के वहाँ गेहूँ उगा दिया है ना। तो गेहूँ, लेकिन ऐसा है कि जहाँ गेहूँ काट के मटर उगाई जा सकती है, तो इसलिए यह जो है रोपण फसल नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों दूसरे नंबर पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को क्या कहा गया है, देखिए, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो बच्चों सहकारी कृषि वह कृषि होती है जिसमें कुछ बड़े किसान मिलकर अपनी पूंजी, अपने वाहन, अपने ट्रैक्टर, अपने मशीनें, इन सबको इकट्ठा करके, ज़मीन को भी इकट्ठा करके लाभ कमाने के लिए इकट्ठे मिलके जो है खेती बाड़ी करते हैं, उसको सहकारी कृषि बोला जाता है। यह सरकारी कृषि अपने यहाँ तो जैसे नहीं है इतनी सफल, लेकिन कहाँ पर, तो इसका सही आंसर है बच्चों डेनमार्क जो है वहाँ पर सफल प्रशिक्षण किया गया इसका। ठीक है, अगला है फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो बच्चों पुष्पोत्पादन फूलों की कृषि कहलाती है। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो बच्चों इसका सही आंसर है जो रोपण कृषि है ना, इसका विकास किया गया यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा। ठीक है, अगला है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती। तो बच्चों इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेजन बेसिन। यानी जब अमेजन नदी है ना, अमेजन नदी कहाँ कहाँ पर अपना प्रभाव डालती है बच्चों, कि अमेजन नदी से कहाँ कहाँ तक खेती होती है, उसकी सिंचाई का पानी कहाँ कहाँ तक यूज होता है, वो होता है अमेजन बेसिन। कौन कौन सी नदियाँ उसमें आकर मिलती हैं, वो होता है अमेजन बेसिन। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में जो है आपका इसका राइट आंसर है जिसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती। ठीक है बच्चों, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है ना, उसमें खट्टे रसदार फल जैसे मौसमी हुआ, स्वीट लाइम, ऑरेंज हुआ, यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय कृषि में इन ऐसे प्रकार की खेती जो है की जाती है। अगला है निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है। बच्चों कर्तन दहन कृषि मतलब होता है काटना और जलाना। काटना, ऐसे आपने देखा होगा अपने आसपास के खेतों में फसल कट जाती है तो उसमें आग लगा दी जाती है, इससे वो जल जाती है। ठीक है बच्चों, तो यह जो है इसका सही आंसर है आदिकालीन निर्वाहक कृषि, आदिकालीन निर्वाहक कृषि। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन सी एकल फसल नहीं है। तो जो मिश्रित कृषि है वो एकल कैसे हो सकती है। ठीक है, वो तो मिश्रित है, तो जो मिश्रित कृषि है वो एकल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो आंसर है वो कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पर। यह क्या कहा गया है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, बताइए। तो बच्चों स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यह जो कृषि है, ये जैसे कहीं पेड़ पौधे लगे होंगे तो उनको पेड़ पौधे को काट कर वहाँ पर खेती कर ली जाती है और ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों कितना नुकसान हुआ बताइए आप, है ना। स्थानांतरी, या फिर ये मतलब स्थानांतरी के कृषि का नाम ही है कि स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो एक जगह से खेती करके उसको छोड़ दिया,
ठीक है। तो इससे देखो इसको लिखना क्या है, स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है, ठीक है। समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है तथा दूसरे भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करना पड़ता है। इससे भूमि पर्यावरण दोनों को हानि होती है। बच्चों आप इतना ही लिखना है बस इसका आंसर, ठीक है बच्चों, इतना ही लिखना है जो मैं इस डिब्बी में बंद कर रहा हूँ ना बच्चों, इतना ही आपको, ये 3 लाइनें आपको लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजारीय कृषि नगरीय क्षेत्रों की समीप क्यों की जाती है। तो सबसे पहले मैं अपना आंसर दे दूँ। देखो सब्जी वगैरह जो होती है ना, सब्जी वगैरह ताज़ी ही अच्छी लगती हैं, ताज़ी, ठीक है। अब जी ये बताइए, यदि नगरों के पास में सब्जी नहीं उगाई जाए तो बाहर से मंगाई जाए बच्चों, तो वो जब तक आते आते उसकी ताजगी समाप्त हो जाएगी ना। तो इसलिए जो है सब्जियां जो है नगर के पास ही उगाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा खपत भी नगरों में होती हैं, क्योंकि गाँव में रहने वाले लोग तो सब्जियां उगा लेते हैं, उनके पास पर्याप्त ज़मीनें होती हैं ना। अब शहर में रहने वाले लोग कहाँ से सब्जियां उगाएंगे, तो वहाँ उसकी खपत ज़्यादा होती है, इसलिए नगर के पास में ही सब्जियां उगाई जाती हैं। अभी मेरा आंसर हुआ, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो बच्चों अब जो आपको पसंद है वो लिख दें। बाजारीय कृषि सब्जी कृषि जिसमें सब्जियां फल व पुष्प उगाए जाती हैं, उनकी मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं जहां इन उत्पादों की अच्छी कीमत मिल जाती है। तो आपको बच्चों यहाँ से लेकर यहीं तक आपका जो है आंसर हो जाएगा, और इतना ही आपको जो है इसमें लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रतिशतों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका। तो बच्चों जो डेयरी विकास संबंधित है किससे, दूध से। अब आप ये बताइए कि दूध एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम जल्दी उसका हमने काम नहीं किया जो होता है, तो वो दूध जो है खराब हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए दूध को ले जाने और ले आने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता थी जो जल्दी काम कर सके। इसलिए परिवहन के साधन होने के बाद ही दूध यानी डेयरी का विकास हुआ। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आंसर पे। डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको दूध उत्पादन हो पाए, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से उनको पाला जाता है। दूध तथा दुग्ध उत्पादन जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं, अतः समय पर इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है, जो विकसित यातायात के साधनों और उनका उपयोग करके ही यह ऐसा किया जा सकता है। इसलिए परिवहन की सुविधाओं के प्रचलन के बाद ही इस प्रकार की जो है कृषि का तेजी से विकास हुआ, ठीक है बच्चों। अब जो है अगला आंसर है, तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आपके विस्तार से पूछने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए, ठीक है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। तो देखिए बच्चों, चलवासी पशुचारण वे होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह चल चल के अपने पशुओं को चराते हैं और उन्हीं से अपना काम निकालते हैं, ठीक है। और वाणिज्य पशुधन वे होते हैं जो एक जगह स्थायी तौर पर रुक के फार्म हाउस खोल के पशुओं को पालते हैं और उनसे अपना काम चलाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आंसर पर, आप समझ गए होंगे। देखो चलवासी में आपको दो दो तीन तीन पॉइंट लिख देना है। चलवासी में पहले लिखना है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, मतलब जीवन जीने का व्यवसाय है जी, ठीक है, बहुत ही प्राचीन, जिसमें पशुचारण अपने भोजन वस्त्र शरण औजार यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। पशुओं पर ही निर्भर होते हैं वो एक जगह से कुछ भी करने के लिए। पशुचारक पानी एवं चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा परिवेश क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करती हैं, मतलब पानी और चारागाह, मतलब जो पशु जो है चर सके, मैदानी भाग घास वाले, उनके लंबी दूरी तय करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं जो वहाँ की जलवायु प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उपयोगी होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें और आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि चलवासु पशुचारकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ये लोग दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब इनको फायदा नहीं मिल रहा है, उसमें तो ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये दूसरे व्यवसाय की ओर अन्य काम ढूंढने में अब ये व्यस्त हो गए हैं। इसमें आप दो तीन पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं। वाणिज्य पशुधन में आप दो तीन पॉइंट कौन कौन से लिख सकते हैं, देखिए चलवासी पशुधन की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन जो होता है वो अधिक व्यवस्थित और प्रधान पूंजी प्रधान है, मतलब उसमें ज़्यादा इनकम भी होती है, ठीक है। यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। देखो वाणिज्यिक पशुधन पालन के फार्म स्थायी होते हैं, ये फार्म विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, बड़े क्षेत्रों में, तथा संपूर्ण क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है,
ठीक है। आप इसमें से जो भी आपकी समझ में आए कि जो इसमें फार्म खुले रहते हैं जो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। अब वाणिज्यिक पशुधन में जो फार्म में उतने ही जानवरों को रखा जाता है जितने की क्षमता हो, ठीक है, उनको खिलाने की, चारागाह की क्षमता हो। यह एक विशिष्ट गतिविधि है, इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल व घोड़े, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कृषि रोपण की मुख्य विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि की एवं अलग अलग देशों में उगाई जाने वाली कुछ विशेष प्रकार की रोपण फसलों का नाम भी बताइए। तो मैंने आपको बच्चों बताया था रोपण कृषि शुरुआत में ही बिल्कुल। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, पहला पॉइंट आपको लिखना है पॉइंट वाइज कि रोपण कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें किसी एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब गेहूं, मटर, चना एक ही जमीन पर उगा देते हैं ना हम कई बार, तो वो जो है रोपण कृषि नहीं कहलाएगी। जैसे कपास हुआ है ना आपका, जैसे नारियल की खेती हुई, जैसे आपकी गन्ने की खेती हुई, जैसे आपकी चाय पत्ती, कॉफ़ी की खेती हुई, जो एक एक जगह पर एक ही प्रकार की फसल उगती है वहाँ पे, है ना। तो उस प्रकार की कृषि को जो है रोपण कृषि कहा जाता है। अब देखो दूसरा, इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। अगला है, इस कृषि में अधिक पूंजी लगती है, उच्च प्रबंधन तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक गतिविधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अनाज वगैरह, गेहूं, मटर तो देखो अपने गांव में छोटे स्तर पर भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन अब कॉफ़ी है ना, कपास की खेती हुई, चाय की खेती हुई, इसके लिए तो आपको अच्छी टेक्निक चाहिए, प्रबंधन चाहिए अच्छे से, है ना। बागान एवं बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। जो जहाँ पर ये खेती होती है ना, उसको हमें किससे, बाजार से भी जोड़ना पड़ता है। इनका तो बाजार का ही काम होता है। जैसे गन्ना है, अब गन्ना तो कहाँ, फैक्ट्रियों में ही जाता है, उससे शक्कर बनती है क्योंकि, ठीक है। अच्छा, रोपण कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर की जाने वाली कृषि है, ठीक है। इस कृषि का प्रारंभ यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे चाय, कॉफी, इनको उदाहरण आप लिख सकते हैं केवल, तो उदाहरण कौन कौन से हैं, चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास का पौधा लगाकर किया। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।